वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उसमें जो की इश्यूज हैं उनके ऊपर हमने रोशनी डाली थी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। रूरल डेवलपमेंट में मेन रोल जो है प्ले करता है एग्रीकल्चर प्ले करता है। तो हमने देखा था कि रूरल एरिया में जो लोग यानी ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे या स्टारवेशन या हंगर ज़्यादातर देखते हैं गांव में ही होती है। वो किस लिए होती है कि उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, प्रॉपर सिस्टम ऑफ लिविंग नहीं। तो लिविंग है हमारा मेन जो बेस है एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में भी हमारा सिस्टम जो है अच्छा नहीं है। हमारे पास कोई नया टेक्निक नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कम होती है और हम ग्रो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं करते उस फील्ड में। तो इसलिए हम पहले जब हमने इसमें की इश्यूज नोट किए थे कि कैसे हम रूरल डेवलपमेंट की कर सकते हैं, तो वो की इश्यूज थे जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिएशन ऑफ क्रेडिट फॉर द फार्मर्स। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता है। जो पैसा उनके पास नहीं होता तो उसके लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स बनाए, नाबार्ड बनाया है कि जहाँ से ये लोग लोन ले सकते हैं आसान रेट पे, आसान इंटरेस्ट रेट पे, और सब्सिडी दी जाती है उनको कि अपना माल तैयार करें। तो हम आगे यहाँ पर यानी एग्रीकल्चर फार्मर को यहाँ तक समझ आ गई कि मुझे क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। जब वो नए सीड्स, हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल करेगा, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेगा या पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करेगा या इरिगेशन वगैरह जब अच्छा होगा, तो जब उसके पास प्रोड्यूस तैयार हो जाता है, जब उसके पास प्रोडक्शन तैयार हो जाता है, जो चीज़ उसने खेत में लगाई बीजी है उसको तैयार कर दिया, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम थी गांव वालों के पास यानी रूरल एरिया वालों के पास, फार्मर के पास, कि उस सामान को जो उसने तैयार किया है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसने जो तैयार किया, उसको कैसे वो मार्केट तक पहुंचाए, यानी मार्केट में कैसे बेचे। तो जो ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम में ये था कि जैसे जब वो अपना फाइनेंस जो है, अपना जो लोन वगैरह जो है किसी लैंडलॉर्ड वगैरह से लेता था, ट्रेडर से लेता था या किसी पैसे वाले आदमी से लेते थे, जो उनसे सूद की बहुत ज़्यादा वसूली करते थे, और बदले में उनको पैसे के बदले में वो जो अनाज वगैरह पैदा करते थे वो उसी आदमी को बेचते थे जिससे वो उधार वगैरह लेते थे, कर्जा लेते थे। तो वो जो अपना प्रोडक्शन उसी आदमी को बेचते थे, प्राइवेट पर्सन को बेचते थे, तो वो उनको सही दाम नहीं देता था। जब सही दाम नहीं मिलते थे तो फार्मर की जो हालत थी वो सुधरती नहीं थी, वहाँ की जूं की तू रह जाती थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने इस फील्ड में यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, तो उसमें ये फार्मर्स को हर एक चीज़ किस्म की ट्रेनिंग दी गई है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कि कैसे आपने ये सारा प्रोडक्ट तैयार करना है और कैसे उसको आगे मार्केट तक पहुंचाना है। उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले ज़मींदार को जब फसल तैयार हो जाती है उसको ज़रूरत होती है तो फार्मर नीड्स assembling of agricultural produce। पहला काम आ गया उसको इकट्ठा करना है फसल, जो फसल तैयार होगी उसको इकट्ठा कैसे करना है। फिर उसके बाद आ गया उसको प्रोसेस कैसे करना है। फिर आ गया पैकेजिंग, सब और प्रॉब्लम आ गई स्टोरिंग। यानी ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, इन्वॉल्व होते हैं एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यानी खेत से यानी ज़मींदार से लेके मार्केट तक पहुंचाना
फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना। डिफरेंट स्टेप जो है हमको ये उठाने पड़ेंगे कि जिससे ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है यानी ज़मींदार से लेके मार्केट तक आसानी से पहुंच जाए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको जरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। Agriculture marketing includes all the process between harvesting and final sale of produce by the farmer. Agriculture marketing को क्या बोलते हैं कि जो agriculture marketing हार्वेस्टिंग से लेके यानी फसल की कटाई से लेके बाजार तक उसको बेचने तक जितने भी स्टेप हम इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है जैसे हमने कहा गैदरिंग the produce, gathering the produce after harvesting। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जो हम यानी प्रोड्यूस तैयार हो गया, एग्रीकल्चर मटेरियल तैयार हो गया, उसको इकट्ठा करना है। सबसे पहला काम है उसको कलेक्ट करना है। और दूसरा स्टेप आ गया उसमें प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस का मतलब हो गया सेपरेटिंग, एक्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन। पहला स्टेप हो गया कि हमने जो फसल बीजी है उसको इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है? काट के आदमी लगाए, मशीन लगाए। आजकल तो मशीनरी भी आ गई है कि बड़े बड़े जो खेत हैं जहाँ पर मशीनरी आसानी से पहुँच सकती है वहाँ पर मशीनरी से सारा कुछ ये हार्वेस्टिंग का काम होता है। प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, वहीं उसका प्रोसेस भी हो जाता है, वहीं सेपरेट भी हो जाता है। लेकिन जहाँ पर मशीनरी नहीं पहुँचती है तो वहाँ आदमी ही उसको कटाई करेंगे, फिर एक जगह डंप लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको यानी जो अनाज है उस घास से उसको अलग कैसे करना है, दूसरा स्टेप वो हो गया। उसके बाद आ गया नंबर 3 ग्रेडिंग द प्रोड्यूस according to its क्वालिटी। जब प्रोड्यूस को हमने यानी ग्रेन को अलग कर दिया तो उसके बाद इसका काम हम आ गया ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जैसी जैसी क्वालिटी है उसको वैसे वैसे अलग अलग से उसका प्रोसेस करना है, पैकिंग करनी है हमने। कैसे अलग करना है कि जैसे आप देखते हो कि राइस मार्केट में चले जाओगे तो आपको 8-10 किस्म के राइस की वैरायटी मिल जाएगी। आपको आप मार्केट में जाएंगे 25 रुपये से लेके तो 100 रुपये तक केजी राइस आपको मार्केट में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो थर्ड स्टेप आ गया उसमें ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। क्वालिटी के हिसाब से उसको हमने ग्रेड करना है ABCD, यानी ये आ गया 25 रुपये किलो, ये 30 रुपये किलो वाला, ये 50 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो। जैसे जैसे क्वालिटी होगी तो वैसे वैसे हम उसको अलग अलग से उसको ग्रेड में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आ गया ग्रेडिंग के बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग द प्रोड्यूस according to the packaging the produce according to the consumers
प्रेफरेंस। इसी तरह से कि जो पैकिंग करनी है कंज्यूमर के हिसाब से, जैसे 25 रुपये वाला जो राइस होगा उसको अलग से पैक करना है, 50 वाले को अलग से, 80 वाले को अलग से, 100 वाले को अलग से, अलग अलग पैकिंग, अलग अलग डिफरेंट रेट पे उसको मार्केट में बेचा जाएगा। उसके बाद आ गया स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। इसी तरह से नेक्स्ट सेलिंग द प्रोड्यूस when price is lucrative। ये डिफरेंट स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, कि सबसे पहले हमने प्रोड्यूस को इकट्ठा करना है। कैसे करना है कि सारा जो फसल तैयार होगी एक जगह उसको इकट्ठा करना है, डंप कर देना है। उसके बाद उससे उसको प्रोसेस करना है, उससे अनाज को झाड़ना है, कैसे क्या करना है। वो अपने अपने डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि बड़े पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जहाँ बड़े बड़े यानी पूरे ये फील्ड जो है प्रोडक्शन के बड़े बड़े खेत हैं, जहाँ आदमी के काम करने से गुजारा नहीं हो सकता है, वहाँ पर मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। और जहाँ पर मशीनरी नहीं पहुँच सकती तो वहाँ आदमी लोग काम करते हैं। तो उसके बाद यानी जब अनाज घास फूस से अलग करना है, फिर आ गया ये क्वालिटी के हिसाब से हमने ग्रेडिंग कर देनी है कि ये ए ग्रेड का माल है, ये बी, ये सी, ये डी, ये सस्ता, ये उससे महंगा, ये उससे महंगा। उसी तरह से पैकिंग भी करनी है इस ग्रेडिंग के हिसाब से। और सबसे बड़ा काम आता है उसके बाद स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल। स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस की जरूरत होती है, जहाँ पर ये ज़मींदार लोग जो है अपना माल जो है एक जगह स्टोर करेंगे और उस वक्त बेचेंगे जब मार्केट में प्राइस जो लुक्रेटिव के अच्छी प्राइस मिलेगी। जब आपको मालूम है कि जब भी कोई फसल तैयार होती है उस वक्त उसकी मार्केट में प्राइस जो बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइस जो हर एक चीज़ की कम हो जाती है। मार्केट में हम देखते हैं कई बार आलू प्याज इतने हाई हो जाते हैं उनकी कास्ट कि आम आदमी उनको खरीद नहीं सकता है। वो इसलिए होता है कि वो ऑफ सीज़न होता है, उसमें उसकी प्रोडक्शन होती नहीं है। तो फिर वही लोग जैसे जो हैं बीच में एजेंट्स वगैरह, कमीशन होल्डर्स जो हैं, वो जो स्टोर किया होता है जिन्होंने, तो अपनी मर्जी के दामों पर उसको मार्केट में बेचते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हम उठाने पड़ते हैं किसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर, यानी किसानों की डेवलपमेंट के लिए ये इसमें सारा स्टेप जो है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ये काम किए जाते हैं। उसके बाद आ गया, इससे पहले हम आपको पता है कि अगर ज़मींदार जो अपना प्रोड्यूस जो मार्केट में पहले जब बेचता था तो उसको बोलते थे डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल हो गया, मर्जी तो नहीं लेकिन फिर भी बेचना ही बेचना है। जमींदार जो अपना माल किसको बेचता था, जिससे वो पैसा उधार लेता था। पैसा उधार जो लेते थे वो उनको क्या करते थे कि कर्जा जो है उसके बदले में अनाज जो पैदा करते थे वो ले लेते थे और उसकी कीमत इतनी कम वसूल करते थे कि ज़मींदार की हालत जो है सुधरती नहीं थी, जिसको बोलते थे डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल, ज़मींदार की हालत जो की तो, लेकिन जो बीच में कमीशन एजेंट हैं, जो बीच में
दलाल पार्टी जो है उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा, यानी वो दिन दुगनी रात दुगनी उन्होंने तरक्की की, पैसा कमाया, लेकिन जिस बेचारे ने दुनिया में मेहनत की उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो हमेशा उसको मतलब घाटे में ही रहता था। घाटे में इसलिए रहता था कि जो लोग कर्जा लेते थे उन लोगों से वो बहुत ज़्यादा रेट के देते थे। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आम आदमी से जब ये इंटरेस्ट लेते थे तो एक साल में ही अपना पैसा जो है डबल कर जाते थे, डबल से भी ज़्यादा। यानी कुछ ऐसे लोग हैं 10% पर मंथ पे उधार देते हैं और कुछ लेते हैं। आम आदमी जब कहता है कि मैं आपको हर महीने 10,000 पे 2,000 पे जो है सूद काटूंगा, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये बात समझ नहीं आती है कि ये कितना, वो सोचता ठीक है 8,000 मुझे फिर भी बच गया तो मैं अपना काम चला लूँगा। लेकिन हर महीने जब 2-2 हज़ार देखते हैं तो 12 महीने में वो 10,000 के 24,000 तो सूद ही भर जाता है। जब 10,000 के 24,000 जिसने इंटरेस्ट भर दिया तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओगे कि उसकी जो माली हालत कैसे सुधरेगी, वो कैसे गरीबी से बाहर निकलेगा। तो इसलिए वो जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो गरीबी में डूबता जाएगा, कर्जे में डूबता जाएगा। उसके बाद आया मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केट सिस्टम। ये एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप ऐसे उठाए कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बेनिफिट होगा? मेजर्स initiated by the government to improve market process, market system. इस मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए? उसमें आता है सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स गवर्नमेंट ने क्या किया? रेगुलेटेड मार्केट, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में उन्होंने मार्केट बनाई जिसमें क्या है कि जिनका इस मार्केटिंग का सिस्टम सारा देख रेख कौन करता था? ये जो कमिटीज रेगुलेटेड मार्केट में उन्होंने एक मार्केट कमिटीज बना ली। मार्केट कमिटीज, इसमें कौन कौन से मेंबर आ गए? यानी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें, फार्मर इसमें, और ट्रेडर्स आ गए इसमें। पहले ये मार्केटिंग सिस्टम जो था सीधे फार्मर और ट्रेडर के बीच में चलता था। फार्मर और ट्रेडर में, ये जो ट्रेडर है फार्मर के साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर जाते थे, धोखाधड़ी कर जाते थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट्स बना दी कि ऐसी मार्केट कमेटीज बना दी, ऐसे ग्रुप बना लिए लोग जिसमें कौन से गवर्नमेंट के मेंबर भी होते हैं, फार्मर्स भी होते हैं और ट्रेडर्स भी बीच में शामिल होते हैं। उसके बाद आ गया नंबर 2, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज।
कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के फार्मर्स ने ही एक ऐसा ग्रुप बना लिया, ऐसी एक सोसाइटी बना ली सारे मिलकर कि एक ही बात करेंगे। जैसे अगर कोई, जैसे इस साल उनके पास फसल तैयार हो गई इलाके में ज़मींदारों के पास, तो सब मिल बैठ के एक डिसीजन ले लेंगे कि हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको फसल ऐसे नहीं बेचेंगे। सब की एक रेट फिक्स कर देंगे वो अपनी जगह कि जो 10 रुपये किलो के हिसाब से देगा या 15 रुपये किलो के हिसाब से देगा हमारे बीज फसल के, उसी को बेचेंगे, अदरवाइज हम किसी को नहीं बेचेंगे। तो ऐसे जिसमें कौन कौन थे, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, यानी जैसे मार्केट सोसाइटीज आ गए इसी तरह से कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज। उसके बाद आ गया प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, यानी स्टोरेज फैसिलिटी। ज़मींदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास स्टोरेज सिस्टम नहीं था, स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं थी। जो ही फसल तैयार होती थी तो उसको क्या करते, खुले आसमान में एक जगह इकट्ठा कर दिया, डंप कर दिया जाता था। जब बारिश वगैरह पड़ती थी या और जानवर जाके उस फसल को तबाह कर देते थे, या अगर बारिश पड़ गई तो उससे फसल गल सड़ जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था ज़मींदारों का। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो है एक प्रोविज़न ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, यानी स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई कि जब तक आप उनकी फसल नहीं मिलेगी तो वेयर हाउस में उसको डंप किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद आ गया सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह लेना, उसमें भी सब्सिडी प्रोवाइड कर दी कि जो उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एक जगह से दूसरी जगह लेना वो भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रेलवे सिस्टम के थ्रू कुछ ऐसे उनका ट्रांसपोर्ट कराया, यानी सस्ते दामों पर, यानी छूट दे दी। अगर ऐसे आम 10 रुपये के हिसाब से रेट होगा पर केजी, तो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई 4 रुपये, कोई 5 रुपये या 6 रुपये उसमें डिस्काउंट देके उनसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो उसको कम कर दी। उसके बाद आ गया डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया कि ज़मींदारों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना थ्रू रेडियो, टीवी, मैगजीन, जो है कि आज मार्केट में ये दाम है, इस दाम से वो जो प्रोड्यूसर है उस अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है, उसको लगता है कि आज दाम अच्छा है तो उसी दाम से वो बेच सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन जो है ज़मींदारों तक पहुंचाई जा सकती थी। और सबसे बड़ा जो स्टेप जो उठाया गया है गवर्नमेंट की बदौलत, उसमें आ गया कौन सा मेजर सबसे बड़ा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे यानी ज़मींदार को जो फायदा पहुंचाने वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक ऐसी प्राइस फिक्स कर देंगे कि अगर मार्केट में उनका प्रोड्यूस नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट उनसे उस प्राइस पे खरीद लेगी। गवर्नमेंट कहती है कि अगर मैं ₹10 पर केजी के हिसाब से हम आपसे आपका प्रोड्यूस खरीद लेंगे, अगर इससे ज़्यादा अगर आपको कोई पैसे देता है तो आप वहाँ बेच सकते हो। लेकिन
यानी यहाँ से काम जो अगर इनके पास खरीदार आते हैं कि मैं आपको 7 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लूँगा आपसे 10, 8 रुपये, 9 रुपये, तो ये फार्मर क्या कहेगा, मैं आपको ये नहीं बेचूंगा। हाँ, 10 रुपये के ऊपर कोई अगर बोलेगा उसको मैं 11-12 में दूंगा तो बेच सकता है, लेकिन तब भी अगर उसको कोई खरीदार नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि जो उनसे वो कि एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं प्रोड्यूस की, वो कोई भी प्रोड्यूस हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, तो उस प्राइस से नीचे उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ायदा ज़मींदारों को दिया गया है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो फिर गवर्नमेंट खरीद लेती। तो आप देखते हैं कि फिर बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट के स्टोर लगे होते हैं, या ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, आप कोविड-19 में देखते हैं कि 5, 6, 8 महीने से के लोगों में फ्री का राशन दिया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मुफ्त में दिया जा रहा है। तो ज़मींदारों को यानी ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे मार्केटिंग को आसान किया जा सकता है, प्रोड्यूस को बेचना आसान किया जा सकता है।